रेडी? रिस्ट एक्सरसाइजेस कर लीजिए बिकॉज आज ही आपको ज़्यादा लिखना है, ठीक है? फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ये उतना नहीं रहेगा, ठीक है? और मेरा एक ही पर्पज़ है कि जितना भी ये, और मैं ये खुद सामने से आपको बोल रहा हूँ, जितना भी ये फालतू लिखने वाला है ना, ये लिख लिख के ख़त्म करते हैं, ठीक है? इसको स्ट्रेच करके कोई फ़ायदा नहीं है। रेडी? बहुत बढ़िया, चलिए। सो वी वर गोइंग थ्रू दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? How did the Moseley came up with this particular? All good? How did the Moseley come up with the idea that we should be having? He performed an experiment जहाँ पे उन्होंने हर एक एलिमेंट के स्पेसिमेन को बॉम्बार्ड किया था अल्ट्रा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुए थे? एक्सरेज। और उन्होंने उस एक्सरेज के फ्रीक्वेंसी को प्लॉट मतलब कैप्चर किया, प्लॉट किया बिटवीन व्हाट, तो उन्होंने वहाँ पे एक रिलेशन देखा था कि जो आपका z है वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट न्यू के। दिस इज फ्रीक्वेंसी। और इसी के बेसिस पर उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया जहां पे एक्स एक्सिस पे थे एटॉमिक नंबर, वाई एक्सिस पे था आपका फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ आपका कुछ ऐसा आया था। एंड दिस गिव द आइडिया, क्योंकि ये ग्राफ आपका कैसा है? ये ग्राफ आपका लीनियर ग्राफ है, ठीक है? और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि आपका एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो एट द सेम टाइम आपके वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी वो भी उतने ही पैरामीटर से इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है? चलिए, हेडिंग लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कुछ बोरिंग पॉइंट्स हैं बट लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। There are 9 vertical columns called groups. There are 9 vertical columns called groups. Sorry, I am sorry. 18. एक्चुअली आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक नया वर्जन है जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, और वो होता है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज की डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम सीधा उसी को करते हैं। तो ये 9 की जगह प्लीज़ इसको 18 कर लीजिएगा। एंड देयर आर, सेम कंटिन्यू करिएगा, एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज, and there are 7 horizontal series called periods. कॉलम्स की सॉरी, जो आपके कॉलम्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और इनकी नंबरिंग हमने कहाँ से कहाँ तक किया है? 1 to 18, ठीक है? आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप having same number of outermost electron elements belonging to the same group having same number of outermost electrons have similar properties.
चलिए जरा नेक्स्ट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कभी आपने ब्रिज एलिमेंट्स के बारे में सुना है? डायगोनल रिलेशनशिप, हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं, सॉरी, हाँ, but still it's an appreciable task, thing that you are trying. So I would like you to start and finish and try to fill in the blanks and form a story. And the at most wrong thing here can be you will be just giving a wrong answer. Yes. सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में कुछ एलिमेंट्स है जो एक बॉक्स ही है और उसको Diagonal. सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, जैसे बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। True. True. Do you know why this happen? ऐसा क्यों होता है? चलिए ठीक है, उसको करते हैं, पहले पॉइंट लिखते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं बिटवीन द सेकंड पीरियड एंड द थर्ड पीरियड, और वो डायगोनल में होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज कि उनका जो आयनिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। चलिए पॉइंट लिखिएगा जरा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स लाइक lithium, beryllium, boron, second period elements like lithium, beryllium, boron shows diagonal relationship with third period elements like magnesium, aluminium, silicon, so like magnesium, aluminium, silicon, so lithium, beryllium, boron are called bridge elements. So lithium, beryllium, boron are called bridge elements. और उसका रीज़न ये होता है, देखिए जब आप लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाओगे तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, कम या ज़्यादा? हाँ, वाई? एक मिनट, लिथियम टू बेरिलियम जब आप जाओगे, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये आपके एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। सो यू आर मूविंग इन अ पीरियड, यू आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बात सही है? तो जब आप एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज और इंक्रीज? सेम नहीं, सेम नहीं होता, कम ऑन। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एड इनटू द सेम वैलेंस शेल, जिसकी वजह से वो उसको और ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। सी द आइडिया इज कि आपके पास ये रहा प्रोटॉन और ये मान लेते हैं मेरा वैलेंस शेल है। इस वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कंसिडर द एग्जांपल। अब आपने यहां पे पहला भरा, और जब आप एटॉमिक नंबर चेंज करते हो तो टेक्निकली आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं करते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज करते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर आएगा ना।
अब उसकी वजह से क्या होगा कि आपके न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो ये आपके वैलेंस शेल को ज्यादा अंदर तक खींच लेंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज। जब आप, और क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? Because of two reasons. पहला, the next electron gets added into the same valence shell, and second, which is more important, the nuclear charge increases. अब हाँ, because यहाँ पे प्लस और माइनस के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू पुल दिस टूवर्ड्स, है ना? यस, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। सीधा सीधा कंक्लूजन याद मत रखिए, रीजन याद रखिए, क्योंकि अब आपके पास कई क्वेश्चंस आते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप के, जहां पे आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप वो नहीं कर पाओगे। क्या ये बात क्लियर है? जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है एटॉमिक साइज का? क्या जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है? क्यों? तो क्या डाउन द ग्रुप जाते वक्त आपका इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं होता? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन आप लोग मतलब डेवलप कर लेते हैं, अब तक इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक आपको केवल क्लास 10 देना था, बट अब उसका फर्क पड़ेगा। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं होता, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन आपका जितना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है उससे ज़्यादा एडिशन होता है एक एक्स्ट्रा शेल की वजह से। और उन दोनों का इट इज समथिंग लाइक दिस कि आपकी जेब में पहले से 20 रुपए थे, ठीक है, आपकी जेब में किसी ने 100 रुपए डाले और किसी ने आपकी जेब से 50 रुपए चुरा लिए, तो क्या आपका लॉस हुआ है? हाँ, 50 का लॉस तो हुआ है, लेकिन नेट आपको फायदा ही हुआ है, नेट आपके पैसे बढ़े ही हैं। बात समझ रहे हो आप? गेटिंग द पॉइंट? बिल्कुल वैसा ही होता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। अगर आपका ये स्टेटमेंट बोला जाए कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट इंक्रीज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एक्स्ट्रा शेल गेट्स एडेड, ट्रू और फॉल्स? When we move down the group, atomic radius increases because effective nuclear charge is decreasing. False. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, मान लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और आपका एक्स्ट्रा शेल भी ऐड हुआ, लेकिन इन दोनों का जो हमारा रिजल्ट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब नेट इफेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? सो यहां पे अगर मैं अप्लाई करूं तो यहां से यहां तक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। यहां से यहां तक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। बात समझ रहे हैं? उसकी वजह से जो इनका आयनिक पोटेंशियल आएगा, ठीक है, ये आयनिक पोटेंशियल उसकी वजह से जो इनका आएगा चार्ज अपॉन रेडियस, वो वैल्यू इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम आ जाएगी। और इसी चीज को ना आगे जाके हम केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में इस चीज में ट्रांसलेट करेंगे। एक्चुअली ये वही चीज है जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? अपॉन एरिया। क्यों? डेंसिटी आपका मास अपॉन वॉल्यूम है, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा आपका चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बात समझ रहे हैं? बस एक हिंट दे दे रहा हूं, आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में आपका एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फजांस रूल। फजांस रूल, वहां पे ये आयनिक पोटेंशियल आपको वापस से काम आएगा। बट अब तक आपको ये चीज पहले से पता था कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ये इन एलिमेंट्स को आप और क्या कहते हो? ब्रिज एलिमेंट्स। लेकिन अब उसके पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर लिथियम? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द रीजन फॉर लिथियम टू डेमोन्स्ट्रेट
properties similar to magnesium? No. Almost similar size, but we cannot say that because they have similar value of ionic potential. Because they have similar value of ionic potential. It is something like this कि आपका जो आयनिक पोटेंशियल का रेशियो है लिथियम का, वो जो आयनिक पोटेंशियल का रेशियो है मैग्नीशियम का, वो ऑलमोस्ट सेम आएगा. इट इज समथिंग, कैसे मैं आपको बताऊं, आप लिथियम के लिए वैल्यू अगर आपकी 1/2 है तो मैग्नीशियम के लिए वैल्यू वो 2/4 है. मैग्नीशियम का चार्ज +2, रेडियस शायद उसका ज़्यादा हो 4, लेकिन आयनिक पोटेंशियल अभी भी कितना आ रहा है 1/2. लिथियम का चार्ज कितना होगा +1, उसका रेडियस मान लेते हैं 2 है. मैग्नीशियम का रेडियस 4 है, मैग्नीशियम का चार्ज भी कितना है +2, लेकिन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है 1/2. क्या रीज़न क्लियर है? क्या ये बात क्लियर? ये छापा आपने? नहीं छापा तो प्लीज छाप लीजिए. चार्ज डेंसिटी बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि होता क्या है. तो रीजन क्या है इसका? While lithium, beryllium and magnesium have diagonal relationship with the third period elements because they have similar value of ionic potential. Next point लिखिए, लिखिएगा. Third period elements like sodium, magnesium, aluminium, silicon. Third period elements like sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine are called, कोई भी 5-6 लिख लीजिए. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन are called typical elements because they represent the properties of other elements, because they represent the properties of other elements of their respective group. Yes. Third period elements like sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine are called typical elements because they represent the properties of other elements of their respective group. Atomic number of the last inert gas. No, next point. Atomic number of the last inert gas is 86. Atomic number of the last inert gas is 86. Next point. आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ गैशियस एलिमेंट्स कौन कौन से कितने हैं? Count and give me the number. Total number of noble gases कितनी है? कितनी है? Total number of gaseous elements कितने हैं? काउंट करिए, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर आए, काउंट तो करिए. 11 किसने बोला? ट्रू. 11 है. 18 नहीं. आपके 6 नोबल गैसेस प्लस हाइड्रोजन, वो तो नोबल गैसेस में आ गया. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. ब्रोमीन इज नॉट अ गैस. ब्रोमीन इन अ नेचुरल स्टेट लिक्विड होता है. तो जरा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. Number of gaseous elements, number of gaseous elements
नंबर ऑफ गैशियस एलिमेंट्स 11, हाइड्रोजन, हाँ मतलब सिंबल लिख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन प्लस 6 नोबल गैसेस। कार्बन, कार्बन इज नॉट अ गैस, कार्बन इज नॉट अ गैस। कार्बन अपने नेचुरल फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में मिलता है आपको। फ्लोरीन होता है, बोला। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, 5 प्लस नोबल गैसेस, क्लोरीन प्लस नोबल गैसेस। एंड कैटलिस्ट का सबसे ज्यादा यूज आपने किया है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का, प्लीज, कैटलिस्ट का सबसे ज्यादा यूज आपने किया है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी वजह से ये एक मिसकंसेप्शन डेवलप हो चुका है कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एक्चुअल में कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। इट कैन इंक्रीज, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप फ्लोरीन का रिएक्शन कहीं पे भी करने जाओगे तो वहां पे कैटलिस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है इनहिबिटर। प्रमोटर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। और फ्लोरीन के केस में आपको हमेशा इनहिबिटर्स यूज करने पड़ते हैं क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है एंड इट ऑलवेज लीड्स टू एन एक्सप्लोजन। तो आप उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हो ताकि वही रिएक्शन आपका जल्दी ना हो के देर में हो। क्या आप ये बात समझ रहे हो? तो चीजें गलत नहीं थी, चीजें उस वक्त उस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट थी। जैसे आपको फ्लोरीन गैस के बारे में पता चल चुका था, लेकिन फ्लोरीन गैस को कलेक्ट करने में, पता चलने से कलेक्ट करने में साइंटिफिक वर्ड को 70 ईयर्स लग गए थे। एंड इट वॉज ओनली बिकॉज कि एवरी टाइम यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्लोरीन, बूम, क्योंकि वो एक्सप्लोजिव है नेचर में। गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे लिखिएगा जरा सेम पॉइंट में। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स 6, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स 6, नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स 6 कौन कौन से हैं, नाम लिखिएगा उनका। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट्स, सीजियम, CS, CS, फ्रेंशियम, FR, GA क्या है, कैलियम, HG, फ्रेंशियम। हाँ, तो इट इज स्टिल मोस्ट रिएक्टिव। फर्स्ट ग्रुप के सबसे लास्ट में है सीजियम, फ्रेंशियम। HG, BR। और चलिए एक नए नाम से आपको बताते हैं। ये रहा वो आपका 6th एलिमेंट, UUB। लिखिए, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा ये क्या है। बस 2 मिनट रुक जाइए, हार्डली 120 सेकेंड्स। नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स कितने हैं? 95। नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स 95। और ये नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। और ये UUB क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। और एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, सेकेंड पीरियड कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैशियस एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैशियस एलिमेंट्स। जरा ये लिखिएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, और यहां पे आपको पता चल जाएगा ये UUB क्या है। नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स।
मैम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है, ये एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर है. एग्जैक्टली दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, वो आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स था. IUPAC एक वो बॉडी है या कमेटी है जो ये अप्रूव करती है कि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो चेंजेस करने हैं वो अप्रूव करता है. इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑर्गेनिक, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ऑर्गेनिक ओनली. ठीक है. कॉमा है वो मिक्स हो गया. हाँ ठीक है, आई नो. मैम ताने मत दिया करो, क्योंकि मैं भूलता नहीं हूँ. पलट के मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन, देख लेना. और अभी कुछ दिनों में तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे क्लासेस के. कितने टेस्ट के लिए नहीं हो, कभी तो रहोगे ना. फिर मैं भी यही बोलने वाला हूँ, मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं आपके. बोले सॉरी. नहीं, अगर अच्छे आएंगे तो आई विल बी हैप्पी कि मुझे वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा. वो अलग है ना. ENN ENN. Sorry? Ma'am, I am not in a position to take up those complaints. You have to raise it with the IUPAC. ये देखिए, ये सिस्टम बहुत पुराना है और इसमें बात क्या है, 100 के ऊपर क्यों? क्योंकि जब तक हमको एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर के एलिमेंट्स मिले थे तब तक दुनिया में 2 मेजर कैटास्ट्रॉफ हो चुके थे, एंड दे वर नोन एज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि अमेरिकन साइंटिस्ट नए एलिमेंट्स का नाम अपने साइंटिस्ट के बेसिस पे रखना चाहते थे, एंड द सोवियत वाज ट्राइंग टू नेम देम अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिस्ट. तो IUPAC ने बोला कि नहीं, एक काम करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं. अब अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, सपोज मान लीजिए मेरे पास एलिमेंट नंबर 129 है, तो 129 का नाम हो जाएगा, प्लीज थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम करिए, ENN. 129 का नाम हो जाएगा. 1 को आप क्या लिखोगे, अन. 2 को आप क्या लिखोगे, बाई. 9 को N, और लास्ट में ये आपका IUM पे खत्म हो जाएगा. ये इसका नाम हो जाएगा. और 1 के लिए आप लिख दोगे U, 2 के लिए आप क्या लिख दोगे, B, और 9 के लिए आप लिख दोगे E. तो UBE ये इसका सिंबल हो जाएगा. तो आपको क्या वो UUB क्लियर हो रहा है? उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 112 112. अन बाई EM. अगेन इफ यू हैव एनी कंप्लेन, मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसको आपको लेटर्स भेजने हैं. ईमेल्स, सॉरी मैम, this is the nomenclature of elements, and that is the nomenclature of organic compounds. There is a huge difference between an element and a compound. A compound is made up by mixing of many elements. Okay, so that is a completely different thing. ठीक है, वो तो आपकी why? Because this system was developed first, and that system was developed later on. So whatever the problems or the discrepancies were there in this system, they improved in that system, but they still are using it differently.
क्लास एनीवन जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम है? कोई भी 169 का नाम क्या हो जाएगा? 168 का? 168 का? 109 का? 105? 105? किसका? प्लीज आपको मिले तो मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? आई नीड टू अप्लाई देयर। क्लास क्या ये नहीं 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 पंखा पंखा मैंने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट एसी से मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। आगे लिखिए, आगे लिखिए। अगर किसी के पास रिमोट है तो उसको आप स्विंग पे कर दो, एटलीस्ट यू विल। हाँ प्लीज आप भी जाओ। क्लास नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। एंड द रीजन इज टेस्ट। गेस्ट के लिए क्लास कौन छोड़ के जाता है? रिश्तेदार आ रहे हैं? मैम ऑफ कोर्स यू विल यूज द वर्ड समझा। ओह ओके, ठीक है ठीक है, इट्स ओके। आपने बाहर बता दिया ना। बंद मत करना और टेम्परेचर 21 से ऊपर मत करना। 21 21 क्लास नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लिखा आपने हेडिंग। इसमें पहला सबसेक्शन लिखिएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। The elements of the periodic table in which the last electron, the elements of the periodic table in which the last electron enters in s orbital are called s block elements. The elements of the periodic table in which the last electron enters क्या लिखा है आपने? Enters the s orbital are called s block elements. क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p में जाएगा तो वो एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा? p। अगर d में जाएगा तो d, और अगर f में जाएगा तो f ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। s orbital can accommodate a maximum of कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम? 2। s orbital can accommodate a maximum of 2 electrons.
एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप्स होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स हैं? 2। एक है आपका एल्कली मेटल, दूसरा है एल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसीलिए 2 हैं क्योंकि वहां पे मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो आपका एस में, पी में, डी में या एफ में चला जाएगा, तो आपका एलिमेंट का ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? सर बट हमें सर ने सिखाया था कि एसिड हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, फिर वो फर्स्ट एंड सेकंड में जाते हैं, वो क्वांटम नंबर्स का बनता है, वो क्वांटम में पूरा आ जाता है। बट वो शिवम सर ने आपको जो बताया होगा कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, ये ना, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में क्या, आप उसको एग्जैक्ट एनर्जी दो तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से शायद 95th ऑर्बिट में चला जाए। एनर्जी देने में बट एनर्जी देने पे राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल स्टेट। इट्स ओके। फिर शिवम सर ने आपको वहां पे ये भी बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर टिकता नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी शेल में होता है उसको आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। उसके बाद जब आप उसको एनर्जी देते हो तो वो जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और वहां एक्साइटेड स्टेट में वो टिकता नहीं है, फिर वो वापस आता है। और वो जब वापस आता है तो उसके पास वापस आने के तरीके अलग अलग होते हैं। कैसे? हाँ, जैसे पूछा है कैसे? आपको यहां से यहां तक 10 सीढ़ियों से उतरना है। पहला ऑप्शन, कूद जाओ छत से। मैम ऑप्शन है, ठीक है। देयर आर मैनी ऑप्शंस व्हिच यू नीड टू केयरफुली एनालाइज एंड नॉट फॉलो। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले 10 से सीधा 5th पे आओ, 5th से सीधा 1 पे आओ, फिर लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, या फिर आप 2-2 सीढ़ी करके उतरो, डिपेंड्स। इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही आते हैं। अब जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा तो इतनी एनर्जी डिफरेंस का वो एनर्जी लूज करेगा, और वो जो एनर्जी होगा वो एनर्जी आपका कई बार इंफ्रारेड रीजन का होता है। मतलब ये एनर्जी लूज कर रहा है, इस एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी अगर आपके विजिबल लाइट के रेंज का हुआ तो आपको कलर दिखाई देगा। ये फ्रीक्वेंसी अगर आपके आईआर का रेंज का हुआ, सीरीज जो हमें सिखाई थी वो वही। हाँ, लाइमन बामा पाशन ब्रैकेट फुंड, आपका जो ये पुराना बल्ब था येलो वाला, उसमें मतलब आपको कोई भी कलर क्यों दिखाई देता है? वाई डू यू? फ्रीक्वेंसी पे होता है। अगर आप किसी भी मेटल को गर्म करते हो तो वो आपको लाल कलर का क्यों दिखाई देने लगता है? Because it matches the frequency of the red. क्योंकि जब आप आयरन के, समझिएगा, जब आप आयरन के एलिमेंट्स को, आयरन के एटम को जब आप एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में जाएंगे, लेकिन उनको वहाँ पे याद आएगा कि ये वहाँ पे स्टेबल नहीं है, फिर ये वापस आएंगे, और वापस आते वक्त ये अलग अलग तरीके से वापस आ सकते हैं। तो कुछ एनर्जी ये रिलीज करेंगे आईआर की फॉर्म में, कुछ एनर्जी ये रिलीज करेंगे विजिबल लाइट की फॉर्म में, और तब उसी वजह से आपको उनका रेड कलर दिखाई देगा। इमेजिन करिए कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो मेल्ट नहीं हो सकता। कंसिडर, मेक एन अजम्पशन कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जो मेल्ट नहीं हो सकता। अगर आप उसको हीट करते चले जाओ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा? रेड, ऑरेंज रेड, ग्रीन, कैसा दिखाई देगा? यस, भीड़ में से एक सही आंसर आया। बताइए कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज रेड। आपको ये इमेजिन करना है, प्लीज ये इमेजिन करना है कि आपका मेटल मेल्ट नहीं हो सकता, और आप उसको दुनिया भर की जितनी एनर्जी है वो सब दे सकते हो, फिर भी वो मेल्ट नहीं होगा। तो वो आपका किस कलर को शो करेगा? क्यों? ट्रू, ब्लू कलर का दिखाई देगा, एंड एक्चुअली नॉट ब्लू, वॉयलेट। क्योंकि विबग्योर में
आपके रेड कलर का, क्योंकि रेड कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है तो उसकी एनर्जी भी सबसे कम होती है, लेकिन वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। और ये भी एक वजह है कि आप हमेशा डेंजर साइन के लिए रेड कलर यूज करते हो, दैट इज नॉट फॉर द एस्थेटिक पर्पस। ठीक है, आप डेंजर को शो करने के लिए रेड कलर क्यों यूज करते हो? एनीवन? हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ बिकॉज इट कैन ट्रेवल टू अ वेरी वेरी फार डिस्टेंस। अगर आप कभी, यहां पे कितने लोग नॉर्थ से हैं? कभी आपने बहुत ज्यादा डेंस फॉग फील किया है या एक्सपीरियंस किया है? डेंस फॉग, डेंस फॉग में अगर आप देखोगे तो आपका रेड कलर काफी दूर तक दिखाई देता है, लेकिन आपका ग्रीन कलर जो सिग्नल्स के लिए होता है वो दिखाई नहीं देता। यही रीजन है कि आपका सनराइज और सनसेट ऑलमोस्ट रेड कलर के होते हैं। क्यों? डेविएशन सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और सनसेट और सनराइज के वक्त आपका अर्थ का सन से डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। तो बाकी सारी लाइट्स मेरे रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं। द ओनली लाइट विच कैन ट्रेवल टू द ह्यूमन आई इज रेड। ठीक है, तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। एक लास्ट, आपने कभी IR वेव्स देखी हैं? कहाँ? नहीं, मैं लिटरली देखने की बात कर रहा हूँ। I mean, you can literally feel the presence of the IR. हाँ, बिल्कुल। आप अगर किसी भी गर्मी में बहुत गर्म सड़क है और आप उसमें बहुत दूर तक देखोगे रोड पे, तो आपको वहाँ पे चीज़ें ऐसे हिल, दैट इज द IR। घर पे जाना तवा, स्टीम में नहीं दिखेगा उतना। अरे जिधर डोसा बनाते हैं ना, उधर तवे के जस्ट उसके लेवल पे, दैट इज द IR वेव। और अगर किसी भी चीज को आप गर्म करोगे या ठंडा करोगे तो IR वेव्स इन्वॉल्व होती है। एनीवेज, चलिए आगे लिखिए। ऐसे लोगों को साथ में खाना खिलाने मत ले जाया करो। नेक्स्ट पॉइंट, the general formula of S block element, the general formula of S block element is NS1 to 2। ये आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, NS1 to 2। मतलब आपका जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का कितना हो जाएगा? 3s1। सोडियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होगा? मैग्नीशियम का, देखिए सोडियम का हो जाएगा 3s1, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 3s2। और इनका ये नंबर है, ये नंबर क्या, कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है इसको? ये नंबर कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल। ये है मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो वैल्यू होती है आपका, वही पीरियड का भी नंबर होता है। मतलब सोडियम और मैग्नीशियम कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं? थर्ड। कौन से ब्लॉक? एस। कौन सा ग्रुप? 1। मैग्नीशियम कौन सा पीरियड, कौन सा ब्लॉक? ग्रुप। सिमिलरली आपके पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2 3p5, यही होगा। नॉट फ्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 3s2 3p5। क्लोरीन का पीरियड क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लोरीन का ब्लॉक? p ब्लॉक। ठीक है, और क्लोरीन का अगर मुझे ग्रुप नंबर चाहिए तो मुझे 2 + 10 + 5 करना पड़ेगा।
और ये 10 क्यों ऐड किया मैंने बीच में? क्योंकि मेरे पास 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका पीरियड नंबर कितना आ जाएगा? 17। चलिए अभी हम ये भी लिखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखा? नहीं, ये नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट ए मतलब रोमन में लिखना है आपको। फर्स्ट ए एलिमेंट्स, ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज, first A group elements are known as alkali metals because they react with water to form alkali metals, because they react with water to form alkali. Second A group elements are known as alkaline earth metals because their oxides react with water to form alkali, and they are found in the earth. Total number of S block element, next point, total number of S block element is 14. Is 14. Next point लिखिएगा, F, R and R A total number of S block elements are 14. Next point, francium and radium, Fr and Ra, francium and radium are radioactive elements. चलिए जरा ये बताइए कि ये जो आप फर्स्ट ए लिख रहे हो, ये ए का सिग्निफिकेंस क्या है? ये आया कहां से? नहीं नहीं, इट वॉज अ नाइस गेस बट नहीं। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं 1A 2A, फर्स्ट ए सेकेंड ए, और आपके जो पी ब्लॉक होता है वो होता है थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ बी, इस तरीके से। और जो बीच में ट्रांजिशन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं थर्ड बी से। तो ये ए और बी का सिग्निफिकेंस क्या है? वैसे तो कोई बहुत ज्यादा आज की डेट में नहीं है, लेकिन ये आए कहां से? मेंडलीव से, क्योंकि मेंडलीव ने हर एक ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जहां पे ए और बी में, जहां पे ए क्या थे? आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और एस और पी ब्लॉक को आप क्या कहते हो? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल। लेकिन बी, उन्होंने बी एलिमेंट में क्या रखे थे? बी में ट्रांजिशन। तो आज भी हमारा जो आपका पीरियोडिक टेबल है, मतलब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, यहां पे मेरा फर्स्ट डे होगा, यहां पे फिर सेकंड डे होगा, फिर मेरा थर्ड डे यहां से स्टार्ट होगा, और यहां से क्या होता है? थर्ड बी स्टार्ट होता है। और ये मेंडलीव से आया था। मेंडलीव ने ए और बी में डिफरेंशिएशन किया था एलिमेंट्स का, जहां पे उन्होंने ए क्या बोले थे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बी क्या बोले थे? ट्रांजिशन। चलिए
नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, मतलब ये आपका सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। पहला लिखा है एस ब्लॉक, अब लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसीलिए आपके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द पी ब्लॉक कितने हैं, काउंट कर लीजिए ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ही तो आए। The P block elements are divided into, same point में, the P block elements are divided into 6 groups which are ये सारे रोमन्स में लिखने हैं आपको। थर्ड से लेके 7 तक सारे लिख लीजिए। 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A and 0 group। थर्ड से लेके 7 तक सारे रोमन नंबर्स में लिखिए एंड 0 ग्रुप। 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A एंड 0 ग्रुप। एंड आई होप आपको अब ये क्लियर होगा कि ये ए क्यों यूज कर रहे थे हम, ए और बी, दैट इज बिकॉज ऑफ मेंडलीव्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज, क्या होगा जनरल फॉर्मूला पी ब्लॉक एलिमेंट का? द जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज, क्या होगा? NS2 NP 1 to 6, क्योंकि S मेरा पूरा भर जाएगा फिर P स्टार्ट होगा ना। और NS इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्बिट के हैं। और यहां पे मेरे N की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 2 to 6। दो बार नहीं लिखा है, एक ही। मैम वो दोनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। ये n आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये n आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे s ऑर्बिटल भी है और p s सबशेल भी है, p सबशेल भी है। वो तो s और p रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, लेकिन हम एक ऑर्बिट में, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये मेरा अगर न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड ऑर्बिट एक्चुअली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक है मेरा NS, एक है मेरा NP। इन दोनों को मिला के हम सेकंड बोलते हैं। तो फिर हमको सिर्फ ये लिखना पड़ता है ना, NP 1 to 6। नहीं, NS P1 NS2 P1 to 6 दो बार n क्यों लिख रहा है? वो कुछ सेकंड नंबर, इट्स द सेम नंबर, राइट सर? वो सेम ही होगा ना n तो। बिल्कुल होगा, बट इट इज नॉट ट्रू कि वो हर बार सेम रहेगा ना आपका। नहीं, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वो बार बार NS2 NP6 ही रहेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है ना कि वो हर एलिमेंट के लिए वैसा ही रहे। एक एलिमेंट का n तो सेम ही होगा ना। आपका 2s भी हो सकता है, ठीक है, और आपका 3p भी हो सकता है ना। नहीं हो सकता 2s और 3p? चलिए मान लेते हैं 3p भी नहीं, आपका ब्रोमीन में 4p होगा, है ना। तो यू हैव टू मेंशन ना कि आपका, देखिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो सेम ऑर्बिट में है, वो NS और NP का ऑर्बिट नंबर सेम है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट। 2s और 4, हाँ
अब लेकिन अगर आप कहीं पे अलग लिखोगे, कहीं पे अलग करोगे, तो बार बार आपको वो चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ। तो उससे अच्छा ये है कि एक ही ट्रेंड हर जगह फॉलो करिए। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। The zero group elements have electronic configuration. आएगा। The zero group elements have electronic configuration of, आप ही बता दो। जीरो ग्रुप एलिमेंट मतलब जो आपका नोबल गैस का है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आएगा, मतलब लास्ट कितना आएगा, NS2 NP6, क्योंकि उसके बाद तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो वापस से S में आ जाएगा ना, NS2 NP6, and these elements are inert, हाँ मतलब आगे फुल स्टॉप करके, and these elements are inert because their energy levels are fully filled. And these, क्या बोला मैंने, and these elements are inert because their energy levels are fully filled. क्या नाइट्रोजन मेरा एक इनर्ट गैस होता है क्या मैम? लेज के पैकेट में नाइट्रोजन ही तो भरा होता है। आपके एयरप्लेन्स के टायर में ऑक्सीजन नहीं होता है या नॉर्मल एयर नहीं होता है, दे आर फिल्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है, वरना तो कोई भी लैंडिंग नहीं हो पाती, नहीं होती। हाँ सॉरी, नॉर्मल कार में आप नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्रिक्शन और हीट जनरेट नहीं होता है कि कार को ऐसे कोई दिक्कत हो। बट एयरप्लेन्स व्हेन दे लैंड दे हैव टू बेयर अ मैसिव फोर्स, तो प्रोटेक्शन के लिए, और आप इतना सारा फ्यूल्स कैरी कर रहे हो विच इज़ टेक्निकली अ बॉम्ब, तो नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग शांत हो गए या मैं कराऊं? प्लीज गिव मी द सेकंड ऑप्शन टू चूज। मैम बताओ आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? इन लोगों को शांत होना चाहिए या फिर मैं शांत कराऊं? एक होमवर्क आप लोगों के लिए है, नाइट्रोजन क्या आपका किसी के साथ, मतलब किसी चीज से जल्दी रिएक्ट करता है? नहीं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो आपका किसी चीज से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो नाइट्रोजन भी टेक्निकली मेरी एक इनर्ट गैस है। देखिए इनर्ट गैस में और नोबल गैसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है डेफिनेशन वाइज। नोबल गैसेस है मेरी वो जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड है, और इनर्ट वो चीजें होती हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे टेक्निकली गोल्ड भी आपका एक इनर्ट एलिमेंट है, क्योंकि वो अर्थ की क्रस्ट में आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। निकालो और पहनना शुरू कर दो, काइंड ऑफ। बात समझ रहे हैं? तो नाइट्रोजन अगर मेरा एक नोबल गैस नहीं है तो इसका, अच्छा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2। मैं वो 2,5 की कहानी हमसे आगे आ चुके हैं। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का मैम 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3। और नोबल गैसेस का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2, मतलब लास्ट में NS2 NP6 होता है। तो नाइट्रोजन के तो 3 कम है ना, फिर भी नाइट्रोजन किसी चीज से रिएक्ट क्यों नहीं करता? अरे इनर्ट क्यों है मैम, वही तो पूछ रहा हूं मैं। ये बात आप सही कह रहे हो कि वो रिएक्ट नहीं करता, वो इनर्ट है, बट राइट नाउ मेरा क्वेश्चन यही है मैम, फ्लोरीन भी डायटोमिक है जिसका एक्सप्लोजन होता है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है हाँ उसका नहीं है, 2p3 है, 2p3 p में 6 आ सकते हैं, p में केवल 3 है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, घर पे एक बार देख कर आइएगा अगर याद रहा तो।
It does combine. I mean your noble gases like xenon, krypton, they also combine with oxygen, but not very easily, at a very very high temperature and in a very forceful condition. So it's something like that you don't want to study, but मम्मी ने अगर दो चप्पल मारी तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? तो it's a forceful condition. So that is a homework for you to look for कि why nitrogen behaves like a inert gas. It behaves like a inert gas. It is actually not a noble gas, है ना? Why nitrogen behaves like a inert gas? चलिए next point लिखेंगे. Total number of p block elements. Total number of p block elements is 30. 30. Next point. There are nine gaseous elements and 2 liquid elements. There are 9 gaseous elements and 2 liquid elements. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच कैन डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लिखिएगा. There are 9 gaseous elements and 2 liquid elements. Next point. The step-like thick lines आपके पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एक स्टेप वाइज लाइंस होती हैं ऐसे, और ये आपके मेटलॉइड्स को कवर कर रही होती हैं. और मेटलॉइड्स वो होते हैं विच कैन डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और आप ये देखिए ना कि इस साइड आपके ज़्यादातर मेटल्स हैं, यहाँ पे आपके हाईली रिएक्टिव हैं, यहाँ पे आपके मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, और यहाँ पे इस साइड आपके हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं. तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रीजन तो आएगा ही ना जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ का ट्रांजिशन हो रहा है ना, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और वो सडन नहीं होता ना, इट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस. ड्रॉन इन द पीरियोडिक टेबल, drawn in the periodic table in the p block divides metal, non-metals, metals, non-metals and metalloids. नेक्स्ट लिखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने एस कर लिया, पी कर लिया, डी फिर एफ. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. पहला पॉइंट खुद से लिखिए. पहला पॉइंट खुद से लिखिए. और अगर आप पीरियोडिक टेबल को वापस से ध्यान से देखेंगे, देखिए अगेन इन सारी चीज़ों को हम दोबारा कभी नहीं ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए. आप अगर पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 तरह की नंबरिंग है. एक तो 1 to 18 है, देखिए 1 to 18 है जो आज हम फॉलो करते हैं. उसके अलावा आपको रोमन नंबर्स में भी दिख रहे होंगे. प्लस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके 8, 9, 10 इन तीनों को रोमन नंबर्स में 7th लिखा हुआ है. एनीवन नो व्हाई? क्यों? यस, बिल्कुल सही बात. क्योंकि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उन्होंने 7th ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वहां पे टोटल उन्होंने 9 एलिमेंट्स को रखा था. और आज भी वही 3 पार्ट्स 7th, 8, 9 सॉरी 8, 9, 10 8, 9, 10 ये कलेक्टिवली उसको हम 7th कहते हैं. ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा. और अगेन वापस से बार बार बता रहा हूं कि आपको इन नंबर्स का ज़्यादा यूज़ करना है नहीं, लेकिन यू डोंट नो कि आपका कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए. इस पर्टिकुलर चैप्टर से अगर जेई में या नीट में क्वेश्चन आएगा तो वो इस हिसाब से आएगा कि जैसे नीट में आएगा तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा
है ना। जेई में अगर वो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि आपके पास कई ऑप्शंस, कई स्टेटमेंट दे रखे होंगे ए बी सी डी, फिर वो आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो वहां पे किसी एक स्टेटमेंट में ये चीज लिखी हुई हो सकती है। बाय द वे, यहां पे कितने लोग नीट के लिए हैं? बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को बस एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि जिस दिन आप अपने नीट का पेपर देकर आओ, ठीक है, दोबारा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये पहला वाला टेस्ट पता है क्यों कराया गया था? ये पहला वाला टेस्ट इसलिए कराया गया था, ये चेक करने के लिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो सिस्टम में लीक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगली बार जब पेपर होगा तो लीक तो तब भी होगा, लेकिन उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो लीक को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा पेपर लीक हुआ था। थोड़ा इसको वापस से सोचिएगा। ये वाला टेस्ट, ये वाला नीट इसलिए हुआ था क्योंकि सिस्टम में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लीक को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब उन्होंने जाके बता दिया ना, वो तो एक्सपोज हो गए, दे आर द सो कॉल्ड विसल ब्लोअर्स, ठीक है। उससे तो अगली बार भी लीक होगा, लेकिन आपको बस पता नहीं चलेगा क्योंकि देयर विल बी नो विसल ब्लोअर टू टेल, और जब कोई बताएगा नहीं तो पता कहां से चलेगा। सो जस्ट बट ठीक है, याद है ना, नोट्स जलाने नहीं है, फेंकने नहीं है, बेचने नहीं है। चलिए आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और छुट्टी पे तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। हाँ, मैं तो आपको कहूंगा नीट का रिजल्ट आ जाए ना तो भी मत भरोसा करो, क्योंकि 24 का जो पेपर लीक का पता चला था वो रिजल्ट के बाद पता चला था, ठीक है, क्योंकि 719 आए थे कुछ लोगों के मार्क्स। हाँ, तो रिजल्ट के बाद पता चला था। इस बार थोड़ा प्रोग्रेस है, एग्जाम के 2 हफ्ते बाद पता चला है, नेक्स्ट टाइम एग्जाम के दिन पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत पढ़ना है आपको, और एक ही बार में 2 एग्जाम देने का एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। वो गली क्रिकेट में एक टर्म होता है ना, यू मस्ट बी नोइंग, क्या होता है यार वो, ट्राई बॉल, है ना, तो बस ये वही है। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। जेई वालों आप पढ़ लेना, आपका पेपर लीक नहीं होता है। हाँ, लेकिन नहीं होता है, जेई का पेपर लीक नहीं होगा इसलिए क्योंकि जेई का पेपर बहुत कम चांसेस हैं। उसका रीज़न ये है कि हाँ वो भी है, प्लस तुम एडवांस का पेपर 2 घंटे पहले लीक करके क्या करोगे, क्या। और दूसरी बात ये भी है कि पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, तो आपके पास वहाँ पे कोई लीक है नहीं, और पूरा का पूरा नीट का पेपर अभी भी ऑफलाइन मोड में होता है, तो उसमें लीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट, in D block elements, the last electron in D block elements, the last electron gets filled up in
the d orbital gets filled up in the d orbital of the penultimate shell, of the penultimate shell, pen ultimate, of the penultimate shell. देखिए पेनल्टीमेट शेल का मतलब है वैलेंस शेल का एक पहला वाला. पेनल्टीमेट इज लाइक द फिफ्थ बॉल ऑफ द ओवर. ठीक है, आपके लास्ट का एक पहला. और अगर आपका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये ध्यान से समझिएगा, अगर आपका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ns यूज हुआ है तो d का हमेशा n-1d ही यूज होगा और f का हमेशा n-2f ही यूज होगा.